हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खुशबू। आज फिर मैं लाई हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिविल प्रक्रिया संहिता क्या होती है, सीपीसी क्या होती है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और जो उसमें डिक्री आती है, डिक्री क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में क्लियर करूँगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने स्लाइड में लिखा हुआ है कि मैं आज आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिक्री यानी कि डिक्री क्या होती है। ठीक है, सबसे बड़ा मेजर कन्फ्यूज़न यही होता है कि डिक्री क्या होती है। सेकंड थिंग है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री यानी कि डिक्री के तत्व क्या होते हैं। और थर्ड इज़ टाइप्स ऑफ डिक्री यानी कि जो सूट फाइल किया जाता है कोर्ट में, वो उसमें डिक्री कितने तरह की होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करूँगी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने सामने लिख रखा हुआ है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसका इंट्रोडक्शन है कि सारभूत विधि अधिकारों और दायित्वों की परिभाषा करती है। प्रक्रियात्मक विधि उपायों की अवधारणा करती है। दीवानी प्रक्रिया संहिता दीवानी मामलों के निस्तारण में न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यवहार प्रक्रिया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आप जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितना कि मैंने आपको बताया है इतनी सारी चीज़ें, इसका मतलब ये होता है कि जो दीवानी प्रक्रिया होती है उसमें किसी के भी अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, अधिकारों से संबंधित जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, अधिकारों से संबंधित वाद को निपटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो दीवानी प्रक्रिया संहिता में आती है। ठीक है, सबसे पहले एक मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आपका सिविल प्रक्रिया संहिता हो गई, ठीक है, और एक आती है आपकी सीआरपीसी। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें भी आपकी प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, इसमें भी आपका प्रोसीजर होता है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो भी प्रक्रिया है ये भी प्रक्रिया है, तो दोनों आपस में अलग क्यों हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि दो लोग हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं और एक ने दूसरे को गोली मार दी, ठीक है, और किसी थर्ड पर्सन ने उसको देखा और उसको बचाने के लिए, या वो उसको जानता हो, उसका रिलेटिव हो, तो उसको बचाने के लिए वो गया, ठीक है, और उसने जाके पुलिस रिपोर्ट लिखा दी। बस जहाँ से रिपोर्ट लिखाई गई वहीं से आपकी सीआरपीसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वहीं से आपके सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर आती है हमारी सीपीसी। सीपीसी में क्या होता है कि उसमें सिर्फ अधिकारों की बात की जाती है। जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल के साथ बताएं, अभी मैं आपको आगे और क्लियर करूँगी एग्जांपल्स के साथ, बट देखिए होता क्या है कि जैसे कि कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है और उससे उसको कोई किराया आ रहा होता है, ठीक है, तो वो तो उसका अधिकार हुआ ना जिसकी प्रॉपर्टी है, और जिसने रॉन्गफुल पोजीशन लिया हुआ है तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी है नहीं, यानी कि जो सब तो उस कब्जा होता है। जो उसमें क्या होता है कि जब वो उसको किराया नहीं देता तो अधिकार किसका हुआ, जिसकी लीगल रूप से प्रॉपर्टी है उसका अधिकार हुआ, लेकिन वो उसको नहीं दे रहा है। तो उस अवस्था में क्या होता है, वहाँ पे उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे उसको अधिकार उसके नहीं मिल रहे हैं, तो उस अवस्था में वो दीवानी कोर्ट में जाएगा। ठीक है, हमने काफ़ी बार सुना होगा दीवानी कोर्ट दीवानी कोर्ट, ठीक है, तो वो दीवानी न्यायालय में जाएगा, और जिस एरिया का मैटर होता है, ठीक है, तो वो उसी एरिए में जो है उसी दीवानी न्यायालय के में जाएगा, वहीं पे जाके अपना वाद जो है लेके जाएगा। ठीक है, उसकी भी अपनी एक स्थानीय सीमाएं होती हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी कोर्ट में मतलब कि जब जाते हैं काम करने के लिए, कोई भी मजिस्ट्रेट होता है, कोई भी हमारा जिला अधिकारी होता है, तो उनकी अपनी एक स्थानीय सीमाएं होती हैं। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें, कोई कानपुर का जिला मजिस्ट्रेट है तो वो लखनऊ के लिए फ़ैसले नहीं ले सकता है, क्योंकि उसकी अपनी एक स्थानीय सीमाएं हैं। ठीक है, ये तो रहा था इंट्रोडक्शन। फिर हम आते हैं कि 9 सितंबर 1976 को राष्ट्रपति जी ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, जब भी कोई बिल पारित होता है तो उसमें राष्ट्रपति जी की स्वीकृति होती है, ये आपको इंडियन पॉलिटी में मैं बताऊंगी आगे। उसके बाद 1 फरवरी 1977 को लागू की गई थी। यानी कि देखिए ये चीज़ मैंने इसलिए आपको बताई हुई है, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई हुई है क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, 10 साल का 15 साल का, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आपका इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। पहला तो ये कि
आपका क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता कौन से सन की है, जैसे कि आपका 1908, ठीक है। राष्ट्रपति से कब स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति जी से, उसके बाद ये कब लागू की गई थी, कब प्रवृत्त हुई थी। तो ये जो प्रवृत्त हुई थी वो हुई थी 909 में, ठीक है। ये तो था एक आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। वो तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो जैसे कि होता है कि हर एक लॉ के अंदर कुछ रूल्स आते हैं, वैसे ही सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कुछ रूल्स आते हैं। सबसे पहला, डिक्री ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। सबसे पहली चीज़ तो ये आप देख रहे हैं कि डिक्री ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, यानी कि प्रारूपिक अभिव्यक्ति का मतलब आपका होता है एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने के लिए न्यायालय से संबंधित है। यानी कि न्यायालय जो है डिक्री के माध्यम से अपने न्याय को जो है अभिव्यक्त करता है। बाद में यह किसी भी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयात्मक रूप से अवधारणा है, यानी कि वह अवधारणा करती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था पहले ही कि जब कोई किसी के प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुल पोजीशन ले लेता है, ठीक है, कोई भी कब्जा कर लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जब वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जाता है तो वहीं से जो है आपकी सिविल प्रक्रिया संहिता शुरू हो जाती है। तो उसमें जो हमारा मतलब कि जज होते हैं हमारे, तो वो उसके लिए जो अवधारणा करते हैं, यानी कि अधिकारों का निश्चयात्मक रूप का मतलब होता है कि वो फाइनल डिसीजन जहाँ पे वो देते हैं, यानी कि हाँ इस पक्षकार का पूर्ण रूप से अधिकार था उस किराए पे, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल आपको बताया, तो उस मतलब कि उसका जो किराए पे पूर्ण अधिकार था तो वो उसको देना ही पड़ेगा। तो जब ये फाइनल डिसीजन किसी वाद में हो गया तो वही उसका निश्चयात्मक अवधारणा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है और वह या तो प्रारंभिक या तो अंतिम हो सकेगी, ठीक है, या तो वह प्रारंभिक होती है डिक्री या तो अंतिम होती है। अभी मैं आपको आगे सबसे लास्ट में बताऊंगी कि डिक्री कितने प्रकार की होती है। उसके बाद आता है और इसके अंतर्गत वाद का नामंजूर किया जाना, धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न की अवधारणा आता है, यानी कि धारा 144 के अंतर्गत जो टर्म्स कंडीशन दी गई होंगी उसके अंतर्गत डिक्री जब कभी भी नामंजूर होती है तो वो हमेशा सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग दिए गए क्वेश्चन के आधारों पर अवधारणाओं पर होती है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किन आधारों पर डिक्री के सेक्शन के आधारों पर डिक्री जो है वो नामंजूर होती है। उसके बाद आता है ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की बात होती है। पहली तो बात ये, कोई भी ऐसा न्याय निर्णय नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अधिकारों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसी के कोई क्षति की या फिर कोई यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, आईपीसी यहाँ पे नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपकी पनिशमेंट नहीं दी जा रही कि इसको 7 साल की सज़ा होगी और इसको जुर्माना देना होगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे अधिकार की बात होती है, तो इस वजह से यहाँ पे आदेश न देके यहाँ पे सीधे आपका डिसीजन सुनाया जाता है। तभी ये बोला जाता है कि इसका जो है आपका निश्चयात्मक रूप होता है। उसके बाद आता है न्याय व्यक्तिगत के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा, ठीक है। ना ही इसमें क्या होता है कि कोई भी खारिज नहीं किया जाता है, ठीक है, या तो डिक्री के आधार पे होता है, इसको खारिज नहीं किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। सबसे पहले आता है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री, यानी कि डिक्री किन किन आधारों पे आपके होती है। जैसे डिक्री के आवश्यक तथ्य क्या होते हैं, न्यायालय द्वारा एक निर्णय होता है जो बाद दाखिल किए जाते हैं। देखिए एक निर्णय आता है, ठीक है, यानी कि किसका अधिकार है, बाद में निर्णय होता है, बाद में विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की अवधारणा, जैसा कि मैं अभी आपको 2-3 बार पहले बता चुकी हूँ। बार बार मैं यही कह रही हूँ कि दीवानी न्यायालय में आपके एक 1 वर्ड में अगर हम कहें तो अधिकारों की बात होती है, ठीक है। उसके बाद आता है अवधारणाओं का निश्चयात्मक होना, यानी कि एक फाइनल डिसीजन होता है कि हाँ ये पक्षकार एक पक्षकार ये है जिसने वाद दाखिल किया हुआ है, ठीक है, और दूसरा पक्षकार ये है कि जो मतलब कि जिसके ऊपर वाद दाखिल किया जा रहा है। तो जो पक्षकार दाखिल करता है वाद उसे डिक्रीदार कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो आखिरी में जिसके पक्ष में फैसला जाता है, तो इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस एक्सेप्शन पे दूसरे पक्षकार में जिसका अधिकार नहीं है उसके भी पक्ष में फैसला जाता है। उसके बाद आता है न्याय निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति, ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हम आते हैं डिक्री के प्रकार पे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, डिक्री 4 प्रकार की होती है, ठीक है, प्रारंभिक डिक्री और आपकी अंतिम डिक्री, और फिर आती है आपकी अंशतः प्रारंभिक डिक्री, अंशतः अंतिम डिक्री और डीम्ड डिक्री,
ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिग्री होती है वो होती है आपकी प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री, ठीक है। तो प्रारंभिक डिग्री क्या होती है? सबसे पहली चीज़ तो आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिग्री जो है वो कितने तरह की होती है। तो होता क्या है, देखिए इसमें ये आप देखेंगे डिग्री जो है वो साधारणता धारा के अंतर्गत प्रारंभिक डिग्री वह डिग्री है। देखिए सबसे पहली बात तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक डिग्री किस सेक्शन के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पेपर में पूछा जाता है, आपके कॉलेज एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि डिग्री जो है प्रारंभिक डिग्री, उसमें आप अगर अपना आंसर राइटिंग में अगर ये मेंशन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले आगे और कार्रवाइयाँ की जानी है, मतलब कि कोई वाद है, ठीक है, वो शुरू हो चुका है, वो किसी कोई डिक्रीदार है उसने जो है डिक्री मतलब कि डिक्री को तो चलिए छोड़िए, हम पहले वाद पे आते हैं। कोई पक्षकार है, दो पक्षकार है, दोनों में अधिकारों को लेके वाद छिड़ा हुआ है, ठीक है। पहला पक्षकार जिसका अधिकार है किसी की प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुल पोजीशन हुआ है, तो उसने क्या किया, उसने डिक्री वाद फाइल किया, उसके बाद शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन उसकी फाइनल जो है कार्रवाई रुकी हुई है, तो जहाँ पे फाइनल रुकी होती है उसके बाद को आगे बढ़ाने के लिए पहले तो प्रारंभिक डिक्री को जो है पारित किया जाता है न्यायालय में। उसके बाद प्रारंभिक डिक्री के माध्यम से न्यायालय वाद में विवादग्रस्त मामलों में से कुछ या एक के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करती है, लेकिन ऐसा करने का वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं होता। देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक डिग्री होती है उसके माध्यम से एक होता नहीं है फोर्स, यानी कि हमने क्या किया कि हमने अपना वाद तो चालू कर दिया लेकिन उसका अभी फाइनल डिसीजन यानी कि एक निश्चयात्मक रूप आना बाकी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको एक फोर्स दिया जाता है प्रारंभिक डिग्री के माध्यम से। अगर एक हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऐसी प्रारंभिक डिग्री पारित होने के पश्चात भी बाद में अगली कार्रवाई करनी शेष है। प्रारंभिक डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि अब इसके बाद हमें कोई डिग्री पारित ही नहीं करनी, क्योंकि मामला जो है ना आपका बीच में अटका रहता है। तो उसके फाइनल डिसीजन के लिए जो होता है हमें अंतिम डिग्री पारित करनी होती है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जहाँ एक वाद भागीदारी के विघटन के लिए या भागीदारी के लेखों के लिए स्थगित किया जाता है, संशोधित किया जाता है, वह न्यायालय के अंतिम डिग्री पारित करने से पूर्व ऐसी प्रारंभिक डिग्री पारित की जाती है, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर करा था। उसके बाद हम आते हैं प्रारंभिक डिग्री प्राप्त करने का प्रावधान संहिता निम्न बातों में निर्भर करता है, ठीक है। पहला कब्जा व अंतकालीन लाभ, इसको कहते हैं आपका मीन्स बेनिफिट। मीन बेनिफिट आपका क्या होता है, पहला तो होता है कब्जा। कब्जा मैंने आपको अभी जैसे क्लियर कर दिया। आपका आता है मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, इसके लिए भी मैं अभी आगे वीडियो बनाऊंगी, बट इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि मीन प्रॉफिट आपका वो होता है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है किसी की प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुल पोजीशन कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद उससे उसको जो बेनिफिट आ रहे होते हैं, जैसे कि अगर उसके घर में उसने 10 किराएदार रखे हुए हैं और उसका किराया आ रहा है, ठीक है, या फिर वो कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है तो उसको खेती से जो पैसा आ रहा है तो वो उसको नहीं देता, वो अपने पास रख लेता है। तो अधिकार किसका हुआ, जिसकी एक्चुअल में जो लीगली तौर पे उसका मालिक था लेकिन वो उसको नहीं देता, तो इस अवस्था में वो कर सकता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, यानी कि इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद क्या है कि अगर जिसने रॉन्गफुल पोजीशन किया हुआ है और वो खुद से उस जगह पे कोई इम्प्रूवमेंट करके कोई बेनिफिट उठाता है या बेनिफिट उसको हो रहा होता है, जैसे कि अगर उसने ज़मीन तो बंजर ली थी लेकिन उसने क्या करा, उससे खूब इम्प्रूवमेंट करा और उससे उसका बेनिफिट है, तो उस पर उसका हक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट किसने किया है, जिसने रॉन्गफुल पोजीशन किया था। उसके बाद आता है प्रशासनवाद, सूफा के बाद, हकसूफा का वाद, मालिक और अभिकर्ता के बीच लेखा के लिए वाद, संपत्ति विभाजन और पृथक कब्जे का वाद, पुरोबंध का वाद, बंधक संपत्ति की बिक्री का वाद। बंधक संपत्ति आपको पता ही होगी, जब कोई किसी के पास गिरवी रखता है कोई चीज़, तब जिसके पास गिरवी रखी जाती है वही बंधक संपत्ति हो जाती है, संपत्ति के मोचन यानी कि छुड़वाने के लिए। उसके बाद आता है अंतिम डिक्री। अंतिम डिक्री क्या होती है, जब किसी वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने के बाद पारित की जाती है। ये भी धारा 2 के अंतर्गत ही आती है, ठीक है, के अनुसार अंतिम डिक्री वह है जो वाद को पूर्ण रूप से निपटा देती है, ठीक है।
किसी डिक्री का अंतिम होना न्यायालय विशेष से संदर्भित है। इसका अभिप्राय यह है कि कोई न्यायालय विशेष जब अपने समक्ष प्रस्तुत वाद में विवादित पूर्ण एवं अंतिम कर देता है, यानी कि जहाँ पे एक फाइनल डिसीजन आ जाता है कि हाँ ये पक्षकार ए के पक्ष में जाएगा या पक्षकार बी के पक्ष में जाएगा, यानी कि जहाँ पे अधिकारों का एक निश्चयात्मक रूप ले लेता है, ठीक है, जहाँ पे एक फाइनल डिसीजन मिल जाता है एवं उसके पश्चात उसे अन्य कार्रवाइयाँ नहीं करनी होती, यानी कि आपका एक फाइनल डिसीजन आ गया, अब आप इसके लिए जो है फिर से जो है मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, यानी कि फिर से सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अंतिम होती है, ठीक है। अंतिम डिक्री न्यायालय द्वारा सीधे पारित की जा सकती है अथवा प्रारंभिक डिक्री के पश्चात। देखिए, जब तक प्रारंभिक नहीं होगी तब तक अंतिम नहीं रखी जाएगी। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि अंतिम डिक्री हमेशा प्रारंभिक डिक्री पर निर्भर करती है। देखिए, अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अंतिम डिक्री क्या होती है, आगे की कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए होती है, और अंतिम क्या होती है, जब पूर्ण रूप से डिसीजन होता है। जब तक कि प्रारंभिक नहीं, इसी से ही आप समझ जा रहे होंगे कि जब तक प्रारंभिक ही नहीं पारित की जाएगी तो अंतिम कैसे कर दी जाएगी, क्योंकि वो तो आगे बढ़ाने के लिए होती है। और यदि अपील में प्रारंभिक डिक्री निरस्त कर दी जाती है, यानी कि अपील के टाइम पे अगर प्रारंभिक डिक्री को कैंसिल कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि अंतिम डिक्री जो है अपने आप जो है बेकार हो जाती है, या फिर प्रारंभिक डिक्री को उलट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अंशतः प्रारंभिक डिक्री, अंशतः अंतिम डिक्री। इसको तो बहुत ही आप नॉर्मल वे में भी समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, कि जहाँ पे एक ही डिक्री के माध्यम से दो प्रश्नों का निर्णय होता है, यानी कि पक्षकार भी सेम है, आपका सब्जेक्ट भी सेम है, यानी कि जिसके ऊपर वाद लाया जा रहा है, लेकिन उसमें दो अधिकार है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपकी अंशतः प्रारंभिक डिक्री और अंशतः अंतिम डिक्री होती है। उसके बाद हम आते हैं डीम्ड डिक्री पे। डीम्ड डिक्री क्या होती है, डीम्ड डिक्री को ऐसे तो मतलब कि डिक्री नहीं माना जाता, ना ही इसको ऐसे पारित किया जाता है, लेकिन विधायिका का कहना है, यानी विधायिका कौन होती है, विधायिका हमारी वो होती है जो हमारा कानून बनाती है, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा कि विधायिका ही हमारा कानून बनाती है, विधायिका ही कानून के रूल्स बनाती है। तो जो उन्होंने ये कहा हुआ है कि उपेक्षा करती डिक्री माना जाए, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि हम ऐसा उपेक्षा करते हैं, और उनके अनुसार आदेशों और अवधारणाओं को डिक्री माना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी अवधारणा करी हुई कि डिक्री होगी तो ये डिक्री होगी, ठीक है। वैसे तो डिक्री नहीं होती है, लेकिन विधायिका का कहना, क्योंकि भैया वो तो कानून बनाती हैं, तो उनका ये कहना है कि आदेशों और अवधारणाओं को डिक्री माना जाता है। और ये भी जो आपकी जितनी डिक्री वो सेक्शन 202 के अंतर्गत आती है, लेकिन ये आप उसकी जो मतलब कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा नहीं करती है, लेकिन आदेशों अवधारणाओं के आधार पर उनको डिक्री माना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा, इससे आपके बहुत घुमा के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अब मैं आपको अगर आपके पास मैं आपको बता दूं, एक इन शॉर्ट में आप समझ गए होंगे कि डिक्री जो है 4 प्रकार की होती है। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन कर देती हूँ कि आपकी सिविल प्रक्रिया संहिता क्या होती है, वन वर्ड में, कि जहाँ पे अधिकारों के लिए दीवानी न्यायालय में जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं, उसके डिक्री 4 प्रकार की होती है, प्रारंभिक, अंतिम और अंशतः प्रारंभिक, अंशतः अंतिम, और फिर आता है आपका डीम डिक्री। अगर हम इसको इन शॉर्ट में रिवीजन करें तो हमारी जो प्रारंभिक डिक्री होती है वो कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए होती है, जो वाद ऑलरेडी शुरू हो चुके होते हैं। अंतिम डिक्री क्या होती है, जहाँ पर निश्चयात्मक रूप ले लेता है वाद, ठीक है। उसके बाद अंशतः, जहाँ पे एक ही वाद से दो मतलब कि निर्णय आपके लिए जाते हैं, ठीक है, दो प्रश्नों के। डीम्ड क्या होता है, वो आदेशों अवधारणाओं पर डिक्री माना जाता है, लेकिन वो डिक्री की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, ठीक है। और एक आपको मैं सबसे अच्छा तरीका बता दूं कि ये जो आती है ये धारा 2(2) के अंतर्गत आती है, यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, ठीक है। और ये विधायिका के उपेक्षा करती है, इसलिए डिक्री माना गया है। तो चलिए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक ऐड किया हुआ है, आप जाके आप सीधे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे अदर सब्जेक्ट के क्विज़ वगैरह कराऊंगी, करंट अफेयर के क्विज़ कराऊंगी डेली बेसिस पे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।